नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत। पिछली 3 कक्षाओं में हमने लट लकार और प्रथम पुरुष इनको केंद्र में रखते हुए वाक्य निर्माण और इससे संबंधित व्याकरण का ज्ञान अर्जित किया है। साथियों, यदि आपने अपनी पहली कक्षा में बहुत ही सलीके से पिछली 3 कक्षाओं में आपने अच्छे से उस हर शब्द रूप धातु रूप का और व्याकरण नियमों का लिखकर अभ्यास किया है और उसके बाद के जो वाक्य निर्माण और अनुवाद कार्य, शुद्धि कार्य, इन सब का आपने बहुत ही गंभीरता से प्रैक्टिस किया है, तो मैं दावा कर सकता हूं कि आप अब द्वितीय अध्याय रचना अनुवाद कॉमेडी कपिल देव द्विवेदी जी की इसकी द्वितीय अध्याय के अनुसार बिल्कुल तैयार हैं और आप बहुत ही आसानी से और सहजता से संस्कृत व्याकरण का ज्ञान अपने उच्चतम स्तर पर ले जाने वाले हैं। साथियों, हम अध्याय 1 में 25 शब्दकोशों का 25 शब्दों का ज्ञान अर्जित किया था। संस्कृत भाषा में उन्हें क्या कहा जाता है। इसी कड़ी में 25 के बाद अगले 25 शब्द हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और इन 25 के द्वारा और पिछले 25 और अब वाले 25 को मिलकर हम 50 शब्दों को हम पढ़ चुके होंगे। ये दूसरे अध्याय के बाद पिछली बार हमने जो शब्द संज्ञाएं पढ़ी थी वो अकारांत थी और पुल्लिंग थी। अकारांत पुल्लिंग। अब हम जो आगे शब्द पढ़ रहे हैं वो इस प्रकार है। फलम, फल को कहा जाता है। पुस्तकम, पुस्तक को कहा जाता है। पुष्पम, फूल को कहा जाता है। पत्रम, पत्रम का मतलब यहाँ 2 है। एक तो पत्ता, पेड़ का जो पत्ता होता है उसे भी पत्र कहते हैं। दूसरा जो लेटर होता है, उसे जो चिट्ठी होती है उसे भी पत्र कहा जाता है। भोजनम, भोजन को कहा जाता है। आप देख रहे होंगे कि लगभग जो हमारे शब्द हैं संस्कृत के, उनका जो हिंदी अनुवाद है वो मिलता जुलता ही है। जलम, जल को कहा जाता है। राज्यम, राज्य को कहा जाता है। यहाँ पर हलंत है, यहाँ पर हलंत है। हलंत है यहाँ पर। एक मिनट। हलंत। सत्यम, सत्य को कहा जाता है। गृहम, घर को कहा जाता है। वनम, वन को कहा जाता है। यहाँ पर जो शब्द हैं वो सारे शब्द नपुंसकलिंग है। आज जो भी हम शब्द पढ़ रहे हैं वो सारे नपुंसकलिंग है। नपुंसकलिंग। जब लिंग की बात चली है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो शब्द हैं वो सारे यहाँ जो शब्द हैं वो सारे नपुंसकलिंग है। और संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो हमने जो प्रथम अध्याय में 25 शब्द पढ़े थे, जो शब्दकोश में जो संज्ञा पढ़ी थी वो पुल्लिंग है और अब जो हम यहाँ पर शब्द पढ़ने वाले हैं वो नपुंसकलिंग है। यहाँ पर इन शब्दों के 7 विभक्तियों में हम, ये सुबंत शब्द है और इनकी 7 विभक्तियां, 8 विभक्तियां हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके अलावा सर्वनाम शब्द में हम त्वम यानी तू या तुम, युवाम यानी तुम दोनों, यूयम यानी तुम सब। जब हम किसी को संबोधित करते हैं उसमें एक व्यक्ति हो तो उसे हम तुम कहते हैं, चाहे वो पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग। युवाम, जब 2 जने
को संबोधित करना हो या उन दो जनों को लेकर कोई बात करनी हो तो हम युवाम का प्रयोग करते हैं। और यूयम जब हम दो से अधिक यानी तीन या उससे अधिक जो होते हैं उनके लिए हम यूयम शब्द का प्रयोग करते हैं। धातु, धातु यहाँ पर है रक्ष यानी रक्षा करना, वध यानी बोलना, पच यानी पकाना, नम यानी नमस्कार करना, ये धातुएं हैं। अव्यय अद्य यानी आज, संप्रति यानी अब, इदानीम यानी अब, अधुना यानी अब, यदा का मतलब जब, यानी अब तीन तरीके से बोला जाता है, संप्रति, इदानीम, इदानीम और अधुना। संप्रति, इदानीम और अधुना, इनको लेकर जो बोला जाता है वो यहां पर तीन शब्द हो गए अब के। आज, अद्य को आज कहा जाता है, यदा को जब कहा जाता है, जैसे यत्र यानी यहाँ, यत्र यानी जहां, तत्र यानी वहां, तदा का मतलब यहाँ पर तब होता है और कदा का मतलब कब होता है। यानी जब, जैसे कुत्र और क्व पढ़ा था प्रश्नवाचक शब्दों में के वाक्यों के निर्माण, प्रश्नवाचक वाक्यों के निर्माण के लिए ये किया जाता है, उसी प्रकार कदा यहाँ पर कब के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो आपने देख लिया है कि किस तरीके से यहाँ पर ये शब्द हैं, संज्ञा, सर्वनाम, धातु और अव्यय। अब हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्द रूप संज्ञाओं में फल शब्द, अकारांत नपुंसकलिंग, इनको हम अकारांत नपुंसकलिंग कहते हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं प्रथमा, सबसे पहले प्रथमा विभक्ति। तो जैसे हमने संस्कृत में सर्वनाम शब्द पढ़ा था, तत् ते तानि प्रथमा विभक्ति में और द्वितीय विभक्ति में भी तत् ते तानि, तो इसी प्रकार यहां पर भी ये होगा। फल शब्द है तो फलम, फले, फलानी, और जो द्वितीय विभक्ति है उसमें भी होगा फलम, फले, फलानी। आपको मैंने बता ही दिया है, प्रथमा विभक्ति कर्ता के लिए प्रयुक्त होती है और द्वितीय विभक्ति कर्म के लिए प्रयुक्त होती है। यानी वाक्य में जहां पर कर्म का स्थान होगा वहां पर जो संज्ञा रूप आएगा वो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, और जहां पर कर्ता के स्थान पर यदि कोई संज्ञा आएगी तो वहां पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहां पर यह पढ़ लिया। जैसे हमने तत् शब्द में पढ़ा था कि नपुंसकलिंग में तत्ते तानि, उसके बाद में जो भी तृतीया, चतुर्थी, पंचमी से लेकर सप्तमी, अष्टमी तक है तो वहां पर पुल्लिंग के समान रूप चलते हैं। तो नपुंसकलिंग में तत्ते तानि या फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, ये प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का रिपीटेशन होता है। और उसके बाद में तृतीय विभक्ति से जो रूप चलेंगे वो पुल्लिंग के जो रूप चलते हैं उसी प्रकार चलेंगे। जैसे रामेण रामाभ्याम, राम ही होता है, वैसे ही होगा यहाँ पर फलेन, फलाभ्याम और फिर फलह। इसी प्रकार फलाय, फलाभ्याम, फिर हो जाएगा फलेभ्य। आपने शब्द रूप बहुत अच्छे से याद किए हैं तो थोड़ा सा आप खुद बताएं। पंचमी विभक्ति किससे शुरू होगी? फलात से, फलात, फलाभ्याम, फलेभ्यम। पंचमी विभक्ति में बाकी दोनों द्विवचन और बहुवचन में रिपीटेशन होता है। अब देखिए आप, फलस्य, फिर आएगा फलयो और उसके बाद में आएगा फलानाम, इसके बाद आएगा फले, फलयोः। इसमें एक बार फिर रिपीटेशन आ गया है, फलयो, फलयो आया यहाँ पर और उसके बाद में यहाँ पर ये हो गया रिपीटेशन, फिर हो गया फलेषु। तो आपने देखा किस तरीके से बहुत ही सरल है। यदि प्रथम अध्याय में आपने बहुत अच्छे से अभ्यास किया है तो इसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और शब्दों में भी जो संस्कृत के शब्द हैं वो ही हिंदी के शब्द हैं, पत्रम, पत्ता, राज्यम, राज्य, फलम, फल, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है।
और सर्वनाम शब्द जो हम देख रहे हैं इसे युष्मद शब्द कहते हैं, युष्मद शब्द कहते हैं, सर्वनाम शब्द हैं ये। इसमें तुम से रिलेटेड जितने भी विभक्तियां बनती है वो बताई गई है। इसमें त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम, ये इस तरीके से कहा गया है। अब है धातु, रक्ष है, वध है, पक्ष है, नम है, ये 4 धातुएं हम इसमें पढ़ेंगे, तो इतना घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब देखिए पुस्तक के शब्द वैसे ही चलेंगे जैसे इसमें है, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, फिर इसका रिपीटेशन हो गया पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। अब आप ध्यान रखें जो भी ये म है साथ में, इसके जगह पर या इस तरीके से बिंदी भी लग सकती है और म को हटाया जा सकता है, म को हटाया जा सकता है। लेकिन आप ध्यान रखें ये ऐसा कब होता है, जब अगले शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो स्वर नहीं हो, अगले शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो स्वर नहीं होता है, तो यहां पर मतलब स्वर नहीं होता है, इसका मतलब क्या हो, व्यंजन, व्यंजन यानी क से लगाकर ग तक का कोई वर्ण हो अगले शब्द का पहला अक्षर, तो यहाँ पर अनुस्वार हो जाएगा। अन्यथा जब वहां पर हमें लगे कि नहीं ये तो अगले व्यंजन का नहीं है, स्वर है, स्वर हो, तो फिर वहां पर हमें म हलंत करके ही लिखना है। ये बेसिक नियम है जो आपको पालन करना है। अब आगे क्या होगा, वही पुस्तकेन, फिर पुस्तकाभ्याम, और फिर पुस्तकै, पुस्तकै ही विसर्ग लगेगा। और चतुर्थी विभक्ति में पुस्तकाय, पुस्तकाभ्याम और पुस्तकेभ्यः, फिर आएगा पुस्तकात, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकेभ्यः। अब आएगा पुस्तकस्य, पुस्तकयोः और पुस्तकानाम। फिर आएगा पुस्तके, फिर आएगा पुस्तकयोः, पुस्तकेषु। तो इस तरीके से हम निरंतर इन चीजों को पढ़ते जाएंगे। आप एक बार आराम से देखिए कि किस तरीके से ये हो रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप देख पाएंगे। और इसमें आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से फलम, फले, फलानी ये रूप आए हैं, और इनका निरंतर अभ्यास करने से आप बहुत ही निपुण हो जाएंगे शब्द रूपों में। और आप ये सावधानी जरूर बरतें कि अभी शुरुआत से ही जितने शब्द रूप आपको दिए जाए वो आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़ लें। इसमें हमने संबोधन का नहीं लिखा था, वो लिख लेते हैं, जो प्रथमा विभक्ति है वो ही संबोधन होगा इसमें। हे फलम, हे फले, हे फलानी, और इसमें भी यही होगा जो प्रथमा विभक्ति है। हमने पढ़ा है कि प्रथमा विभक्ति का ही विस्तार है संबोधन विभक्ति। हे पुस्तकम, हे पुस्तके और हे पुस्तकानि। तो इस तरीके से आप जो ये लिखोगे इसमें ये बहुत ही सरल अभ्यास है, क्योंकि यदि राम शब्द आपने अच्छे से किया है, राम शब्द आपने अच्छे से किया है, तो इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली। आगे शब्द रूप वापिस वही पुष्प, तो वही आएगा पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि,
पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। यहां पर देखो न की जगह न आया क्योंकि री, र और एक श, ये इनके मिलकर जब ये किसी वाक्य में होते हैं तो वहां न का न हो जाता है। अब देखिए आगे, पुष्पेण, पुष्पाभ्याम। आगे कल्पना कीजिए क्या आएगा, बताइए पहले से। वेरी गुड, बिल्कुल सही, पुष्पै। फिर पुष्पाय, पुष्पाभ्याम। फिर क्या आएगा, यही रिपीट हो गया क्या? बिल्कुल नहीं, पुष्पेभ्य आ गया, रामेभ्य, वही बात। फिर यहां पर बिल्कुल सही बोला आपने, पुष्पात, यहां पुष्पाभ्याम या पुष्पेभ्य। फिर पुष्पस्य, फिर वेरी गुड, पुष्पयोः, बहुत ही अच्छे से आप उत्तर दे रहे हो। फिर पुष्पाणाम, फिर बिल्कुल सही पकड़ा आपने, पुष्पे। क्या आएगा? पुष्पे आएगा। क्या आएगा? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। पुष्पे, पुष्पयोः और पुष्पेशु। फिर यहां आएगा हे पुष्पम, हे पुष्पे, और यहां पर आ गया हे पुष्पाणि। एक देखो ये रिपीटेशन हो रहा है, पुष्पे यहां भी आया है और पुष्पे यहां भी आया है। एक बार आप आराम से देख लीजिए पूरे पुष्प शब्द को, बिल्कुल यही आया है ना। तो एक रिपीटेशन यहां पर ये हो रहा है, पुष्पे, और यहां पर भी पुष्पे आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब पत्र में वही बात, देखो तो इस शब्द में र है, बिल्कुल है, र शब्द है इसमें। पत्रम, पत्रे, पत्राणि। फिर पत्रम, पत्रे, पत्राणि, पत्रेण। फिर आएगा इसमें पत्राभ्याम, और फिर पत्रैहि। फिर पत्राय, पत्राभ्याम, पत्रेभ्यः। फिर पत्रात्, पत्राभ्याम, पत्रेभ्यः। पत्रस्य, पत्रयोः। फिर आएगा ये पत्राणाम। फिर आएगा पत्रे, पत्रयोः, पत्रेषु। हे पत्रम, हे पत्रे, हे पत्राणि। बस ये हो गया आपका। अब ये होने के बाद आप इसको एक बार पूरा देख लीजिए। यहां पर हमने पुष्प और पत्र दोनों के बारे में पढ़ा है। पुष्प में शकार है और पत्र में रकार है शब्द में, इस वजह से यहाँ पर न की जगह पर ण का प्रयोग हुआ है। बाकी आपको वही बात प्रथमा द्वितीय इस तरीके से चलेगा, और फिर तृतीया से लेकर संबोधन तक बिल्कुल राम की तरह, यानी कि अकारांत पुल्लिंग की तरह ही इसमें रूप चलते हैं। तो ये आपने देख लिया। अब आगे देखिए, भोजन वही शब्द है वापिस। मैं चाहता हूं आपको हर चीज एकदम क्लियर करवा दे। भोजनम, भोजने, भोजनानी। अब यहां पर ण का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आपको पता है, तीन वर्ण है, री, र और श, ये आने पर ही न की जगह ण होता है। भोजनम, भोजने, भोजनानी। फिर आएगा भोजनेन,
भोजनाभ्याम और भोजनैहि। अब आगे भोजनाय, भोजनाभ्याम, भोजनेभ्यः। अब भोजनात्, भोजनाभ्याम, भोजनेभ्यः। फिर आएगा भोजनस्य, भोजनयोः। फिर आएगा भोजनानाम। फिर आएगा भोजने, भोजनयोः। फिर आएगा भोजनेषु। बिल्कुल। फिर संबोधन में आएगा, बिल्कुल बताइए आप क्या आएगा, समझ गए? बिल्कुल। हे भोजनम, हे भोजने और हे भोजनानि। बिल्कुल। अब इसमें आएगा, जल शब्द से रिलेटेड है। जलम, जले, जलानि, जलम, जले, जलानि, पूरा रिपीटेशन। फिर जलेन, फिर जलाभ्याम। आप साथ साथ में बोलते जाइए, आप जहां भी से भी क्लास ले रहे हैं। जलहि, फिर जलाए। जितना बोलोगे, जितना लिखोगे, उतने ही इसमें दक्षता हासिल करोगे। जलेभ्य, जलात्, जलाभ्याम, जलेभ्य। फिर जलस्य, जलयोः। फिर जलानाम। फिर जले, जलयोः, जलेषु। फिर हे जलम, हे जले, हे जलानि। तो ये बात तय हुई। अब आगे देखिए, भोजनम, भोजने, भोजनानि, जलम, जले, जनानि, भोजनेन, भोजनाभ्याम, भोजने। ये सारा आप देख लीजिए, कोई इसमें किंतु परंतु नहीं है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसमें समझाया गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले पेज की तरफ, जिसमें हम राज्य और सत्य इन दो को पढ़ेंगे। अक्षर शब्दों से संबंधित जितने भी विभक्तियों से संबंधित सवाल आते हैं, धातु रूप से संबंधित सवाल आते हैं, जिसमें अक्सर हम गलतियां करते हैं, जबकि ये सवाल ऐसे हैं जिसमें हम पूरे में से पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। खासकर आप सर्वनाम शब्द का ज्यादा प्रयास किया करें, उसमें पैटर्न थोड़े इधर उधर होते रहते हैं। जैसे कि तत्शब्द है स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग, भवत शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, और साथ में आज जो हम पढ़ेंगे युष्मत शब्द है, इनको भी आप पढ़ते जाइए। इसमें आप जितने दक्ष होते जाएंगे, आपकी न केवल व्याकरण भी दक्ष होगी, क्योंकि शब्द रूप धातु रूप ये हम यदि अच्छे से कर ले और वाक्य का अनुवाद करना हमें आ जाए, क्योंकि वाक्य का अनुवाद जैसे जैसे जटिल होंगे वैसे वैसे सारे जो कारक प्रकरण है, संधि प्रकरण है, उपसर्ग प्रत्यय, इन सब का वहां पर बहुत बेहतरीन तरीके से हम सॉल्यूशन करेंगे और आगे हम उसमें व्यवहारिक तौर पर दक्षता हासिल करेंगे। एक होती है सिर्फ व्याकरण पढ़ा, संधि पढ़ी, एक होता है कि हम उसमें पूर्णतया 360 डिग्री दक्षता हासिल करें। तो इन चीजों पर आप लगातार बने रहिए और देखिए राज्य शब्द राज्यम, राज्य, राज्य। अब देखो इसमें न की जगह न होगा कि नहीं, आप बताइए। पूरे शब्द में र है, बिल्कुल है, र यहां पर सबसे पहले है, तो यहां आएगा राज्याणी। कौन से तीन वर्ण है वो, री, र, श। चाहे इसकी कोई भी प्रकार हो, वो कोई भी आ जाए तो भी ये लगेगा, चाहे रेफ हो, चाहे इस तरीके का हो, या आधा श हो, या ये स्वर इस तरीके से लगता है, जैसे क्री इसमें लगा
है ना, तो इसमें री स्वर है, अलग से पूरा री आना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, राज्यम, राज्ये, राज्याणी, फिर क्या आएगा, राज्येण, राज्याभ्याम, फिर क्या आएगा, राज्य। बिल्कुल राम की तरह रूप चलेंगे आगे तृतीय विभक्ति से, राज्याय, राज्याभ्याम, राज्येभ्यः, राज्यात्, राज्याभ्याम, राज्येभ्यः, राज्यस्य, राज्ययोः, राज्यानां, राज्याणां, राज्याणां, फिर राज्ये, फिर राज्यों, फिर राज्येषु, फिर हे राज्यम, हे राज्ये, हे राज्येषु, हे राज्याणि। बिल्कुल। अब आगे देखिए, सत्य शब्द, सत्यम, सत्ये, और फिर सत्यानि आएगा क्या, नहीं, सत्यानि। अब सत्यम, सत्ये, सत्यानि, फिर सत्येन, सत्याभ्याम, सत्यहि, सत्यहि, सत्यहि। अब देखो, सत्याय, सत्याभ्याम, सत्येभ्यः, अब है सत्यात्, सत्याभ्याम, सत्येभ्यः, फिर आएगा सत्यस्य, सत्ययोः, अब है सत्यानाम, फिर आएगा सत्ये, सत्ययोः, सत्येषु, फिर आएगा हे सत्यम, हे सत्ये, और हे सत्यानि। ये आ गया। इसमें पूरी तरीके से जो भी वाक्य है वो बिल्कुल राम शब्द की तरह है, तृतीय विभक्ति से लेकर संबोधन तक जो भी शब्द रूप है वो तृतीय विभक्ति से लेकर संबोधन तक एक ही तरीके के हैं। इसके अलावा राज्यम, राज्य, राज्याणी, सत्यम, सत्य, सत्यानी, ये प्रथम और द्वितीय विभक्ति में रिपीटेशन हो रहा है, वो अलग अलग हमने देख लिए हैं। अब हम आगे देखेंगे शब्द रूप गृह और वन, गृह और वन। अब देखिए आप, इसमें क्या आएगा, गृहम, गृहे, फिर अब आप बताइए न का न आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। इस गृह में ग के साथ में री स्वर है तो यहां पर आएगा ही, तो न की जगह न आ गया, गृहाणी। फिर गृहम, गृहे, गृहाणी। अब आएगा गृहेण, गृहाभ्याम, और फिर इसमें आएगा गृहै, फिर गृहाय, गृहाभ्याम, फिर गृहेभ्यः। अब गृहात्,
गृहाभ्याम गृहेभ्य। अब गृहस्य गृहयोः गृहाणाम्। अब गृहे गृहयो गृहेषु। फिर आएगा हे गृहम हे गृहे हे गृहाणि। बस, तो ये आपको हो गया क्लियर। अब आएगा वन शब्द। वनम वने, वनम वने और वनानि। फिर वनम वने वनानि। अब आएगा वनेन वनाभ्याम और वनहि। वनाय वनाभ्याम वनेभ्य। वनात् वनाभ्याम वनेभ्य। वनस्य वनयोः वनानाम्। फिर वने वनयोः वनेषु। फिर आएगा हे वनम हे वने और हे वनानि। ये तो हमने देखा इसमें किस तरीके से ये लिखा जा रहा है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। गृह है, ग्रहेण है, ये बिल्कुल पुल्लिंग शब्द की तरह ही चल रहा है। अब इसमें आगे देखिए, युष्मत शब्द आ गया है। अब आया है हमारे पास युष्मत शब्द। युष्मत शब्द में जैसे कि हमने पहले में पढ़ा था, इसकी एक पहली विभक्ति तो हमने इसमें पढ़ ली है। आप देखिए, त्वम युवाम यूयम। जब एक होता है तो तुम, दो होते हैं तो तुम दोनों, युवाम, और दो, तीन या तीन से ज्यादा होते हैं तो यूयम शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब आप देखिए इसमें किस तरीके से आ रहा है। मैं बोलता हूं तब उस समय सामने आने की वजह से शब्द पूरे आप देख नहीं पाते हैं। इसकी बनावट आप देखिए किस तरीके से किया जा रहा है। अब मैं आपको त्वम के शब्द, युष्मत शब्द कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? युष्मत शब्द। अब देखिए, त्वम युवाम, फिर यूयम। त्वम युवाम यूयम। त्वम युवाम यूयम, तुम दोनों, तुम सब। अब द्वितीय विभक्ति में त्वाम और युवाम का रिपीटेशन हो रहा है। देखो, युवाम और उसके बाद युष्मान। अब इसमें एक बात देखना है कि इसका एक और रूप चलता है द्वितीय विभक्ति में, चतुर्थी विभक्ति में और षष्ठी विभक्ति में। इसके दो दो रूप है। त्वाम की जगह सिर्फ त्वा भी होता है। क्या होता है? त्वा। युवाम की जगह यू हटा दो और क्या रह गया? वाम भी होता है। और युष्मान की जगह वह भी होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कई बार शब्द रूप याद नहीं करते हैं और ये शब्द रूप प्रश्नों में दे दिए जाते हैं, और हमेशा हम यहाँ पर बहुत ही कंफ्यूज होकर इन शब्दों को छोड़ देते हैं। यहाँ से जलेबी सवाल बनने की पूर्ण संभावना है। अब आगे देखिए, त्वया, त्वया, त्वया युवाभ्याम, युवाभ्याम
युवाभ्याम और उसके बाद युष्मा भी, युष्मा भी। अब आगे देखिए, चतुर्थी विभक्ति में आएगा तुभ्यम। बहुत ही अलग तरीके से चलते हैं सर्वनाम शब्द, आपने देखा होगा, जैसे भवत शब्द में भी देखा होगा। तुभ्यम, युवाभ्याम, फिर क्या आ गया, युष्मभ्यम। अब एक याद रखने लायक बात मैं यहां बताता हूं कि यहां पर तुभ्यम युष्मभ्यम बहुवचन में, ये देखते ही आपको हमेशा समझ में आ जाना चाहिए कि ये चतुर्थी विभक्ति है। फिर देखो इसका एक और है, ते, ते और वाम, यहां पर बिल्कुल वाम वह है, वही वाम, और युष्मभ्यम की जगह वह। अब यहां पर ते बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो वाम तो यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी वह है, लेकिन ते सह ताऊ ते में भी आता है। तो यहां से सवाल बने तो कई बार जलेबी सवाल बनने की पूरी संभावना है। तो मैं आपको देखो, जैसे भवत शब्द और भू शब्दों में कितना आपस में मेल जोल है वो भी हमने देखा। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि ते, ये युष्मत शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन भी है। तुभ्यम युष्मभ्यम, ये आपको याद रखने के लिए है कि ये चतुर्थी विभक्ति में है। अब इसमें देखो, जैसे रामात होता है, इसमें आ गया त्वत, फिर युवाभ्याम और उसके बाद युष्मत। तो ये चतुर्थी और विभक्ति और पंचमी विभक्ति तो देखो यही है, यहाँ त से अंत है, यहाँ भी त से अंत है, यहाँ म से है, यहाँ से भी म से है। तुभ्यम युष्मभ्यम युवाभ्याम तो याद ये दोनों में ही है, त्वत युष्मत। अब देखो तव, तव युवयोः, युवयोः, युवयोः। अब मैं इसका यहाँ रिपीटेशन है इसलिए यहाँ थोड़ा सा युवाभ्याम पूरा लिख लेता हूँ, युवा भ्याम। अब आप देखिए युवयोः युष्माकम, क्या आया है, युष्माकम। अब देखिए तव की जगह आ गया यहाँ पर ते, फिर रिपीट हुआ है, यहाँ पर आ गया वाम और यहाँ पर आ गया है वह। तो ये कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं यहाँ करके बताता हूँ किस तरीके से ये द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति और ये कैसे कैसे आपको प्रभावित करते हैं। देखिए आप, द्वितीय विभक्ति का क्या है, द्वितीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति। यहाँ पर है त्वा, वाम, वह, ते, वाम, वह, और ये है ते, वाम, वह। इसका मतलब ज्यादा दिक्कत की बात है नहीं, ये तो पूरा रिपीटेशन वाला ही है। यहाँ त्वा है और यहाँ पर ते है, तो सिर्फ यही याद रखने हैं। और याद रखने ये कौन कौन सी विभक्ति में है युष्मत शब्द के। अब है सप्तमी में त्वयी, 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 युवयोः, युवयोः, युष्मासु। बस, तो ये हमने पूरे विभक्ति के सारे रूप देख लिए हैं। संबोधन सर्वनाम शब्द में विभक्ति नहीं होती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस, बहुत ही अच्छे तरीके से देखा कि सर्वनाम शब्द किस तरीके से उपयुक्त तौर जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि सर्वनाम शब्द पर हम बहुत गंभीरता से ध्यान दें। शब्द रूपों में हमने जितने भी देखे हैं उसमें एक ही पैटर्न चलता है, लेकिन सर्वनाम में पैटर्न इधर उधर
होता रहता है मामूली, तो हमें याद करना बहुत ज़रूरी है, और जितना आप लिख कर तैयार करेंगे उतने अच्छे से आप इनको कर पाएंगे। अब हम आगे देखेंगे धातु रूप। तो हमने शब्द रूप पूरे पढ़ लिए हैं, अब धातु रूप की बारी है। यहाँ पर मैं पहले आपको बता दूं कि हमने जो यहाँ पर ये पढ़े हैं, फल शब्द, पुस्तक, पुष्प, पत्र, भोजन, जल, राज्य, सत्य, गृह और वन, सारे हमने इनके शब्द रूप पढ़ लिए हैं। और त्वम, युवाम, योम यानी युष्म शब्द के भी सारे पढ़ लिए हैं रूप। अब धातु रूप में हम 4 धातुओं के बारे में पढ़ेंगे। रक्ष यानी रक्षा करना, वद यानी बोलना, पच यानी पकाना, नम यानी नमस्कार करना। तो इनके रूप हम अब बहुत ही विस्तार से देखते हैं, हर एक रूप का पैटर्न देखेंगे और उसके बाद में आगे हम निरंतर करेंगे। रक्ष यानी रक्षा करना। पट धातु आपको याद होगी, भवती, भवत, भवंती, भवसी, भवत, भवत, भवानी, भवामी, भवावह, भवामह। तो इसी तरीके से हमें पता है इसमें एल के फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में, एल के फॉर्मेट में विसर्ग का प्रयोग होता है। अब आप देखिए, रक्षति, रक्षतः और रक्षन्ति, फिर है रक्षसी, रक्षतः, फिर आएगा रक्षत, फिर आएगा रक्षामि, रक्षावह, रक्षामः। तो ये हमने देख लिया है, रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति, रक्षसी, रक्षतः, रक्षत, रक्ष और रक्षामि, रक्षावह, रक्षाम। अब आप देखिए लृट लकार, बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं लंग लकार। लृट लकार देखते हैं पहले, इसमें ये आएगा रक्षयति। क्या आएगा, रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति, ये हमने बहुत ही अच्छे से देख लिया है। आप इसका फॉर्मेट क्या होगा ये भी देखिए, आपको शीघ्र ही पता चल जाएगा कि इसमें किस तरीके से आपको आगे प्रयोग करना है। अनुमान लगाइए आप तब तक। ठीक है, हम आगे अब पढ़ते हैं। इसमें श्य, श्य का प्रयोग होगा, रक्षिष्यति, रक्षिष्यतः और रक्षिष्यन्ति, फिर है रक्षिष्यसि, रक्षिष्यतः, रक्षिष्यत, फिर है रक्षिष्यामि, रक्षिष्यावह, फिर आएगा रक्षिष्यामः। अब आगे देखिए आप लंग धातु, लंग लकार, रक्ष धातु का लंग लकार। अब इसमें आपको पता ही है किस तरीके से विसर्ग का प्रयोग होता है। हाँ, यहाँ विसर्ग, ये हलंत, ये हलंत, ये हलंत, ये हलंत और ये हलंत। प्रथम पुरुष में 3 हलंत, मध्यम पुरुष में विसर्ग और हलंत, और फिर उत्तम पुरुष के एक वचन में हलंत। अरक्षत, अरक्षताम, फिर अरक्षन। अब देखिए विसर्ग आएगा अरक्षः, फिर इसका ताम की जगह तम हो जाएगा, अरक्षतम। और फिर आप इसकी तरफ देखिए, इसका हलंत हटकर ये बिल्कुल है जैसे जैसे आ जाएगा, अरक्षत। अब अरक्षम, अब इसमें रक्षाव का विसर्ग हट जाएगा और अ आ जाएगा, अरक्षाव, अरक्षाम।
और इसमें हलंत का प्रयोग नहीं होगा। तो ये हमने लट लकार, दृढ़ लकार और लंग लकार, इनके रूप हमने सही ढंग से देखे किस तरीके से चलते हैं। इसी के पैटर्न में आगे हम विधिलिंग और लोट लकार को देखेंगे किस तरीके से इनका प्रयोग होता है। विधिलिंग लकार रक्षेत, रक्षेताम। विधिलिंग लकार में विसर्ग देखो किस तरीके से लगते हैं। ये देखिए, ये इतने हलंत होते हैं। प्रथम पुरुष में 2 और विसर्ग, मध्यम पुरुष में 1 विसर्ग और 1 हलंत, और ये है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक उत्तम पुरुष में हलंत लगता है एक वचन में। रक्षेयुः, आपने यदि दूसरी और तीसरी कक्षाएं ढंग से देखी हैं तो उसमें मैंने इन पैटर्न्स पर खूब बात की है, ताकि आपका विसर्ग और हलन से संबंधित जो भी त्रुटियां हो वो बिल्कुल ना हो। अब है रक्षे। अब क्या होगा, इसमें एक ही पैटर्न चलता है, ताम की जगह तम हो गया। फिर यहां जो ये है रक्षित, ताम की जगह तम हो गया। अब यहां पर ये इससे जुड़ा हुआ है, रक्षित का हलंत हटा दो और है जैसे जैसे लिख दो रक्षित। अब देखो यहां पर यम लगेगा, रक्षे यम, फिर रक्षेव और फिर रक्षेम। हलंत इसमें नहीं लगेगा, एक ही जगह लगा। अब आगे देखिए लोट लगा। इसका मतलब है प्रथम पुरुष द्विवचन और मध्यम पुरुष द्विवचन में ही हलंत का प्रयोग होगा, विसर्ग का प्रयोग कहीं नहीं होगा। अब देखिए आप, रक्षतु, रक्षताम, रक्षन्तु, रक्ष। अब ताम की जगह क्या आ जाएगा, तम, रक्षतम, फिर रक्षत। इसमें रक्षतु है ना, इसका ऊ हटा के या पूरा लिख दो। ये और ये आपस में जुड़े हुए, ये और ये आपस में जुड़े हुए। अब देखो ये लट लकार से जुड़ा हुआ है। यहां पर रक्षामी, रक्षावह, रक्षाम है, तो यहां म की जगह न हो जाएगा यहां पर, और रक्षा नी हो जाएगा। फिर ये विसर्ग, इसमें से विसर्ग और इसमें से ये विसर्ग हट जाएगा। अब देखिए आप, रक्षानी, रक्षाव और रक्षाम। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा विधिलिंग लकार और लोट लकार भी इसके रक्ष धातु के पूरे हुए। ये परस्मय पदी है धातु रूप। तो यहां पर हमने पांचों लकारों में इनको बहुत ही विस्तृत तरीके से देख लिया है। हमने रक्ष देख लिया और रक्ष के साथ हमने रक्ष धातु को देख लिया है। अब रक्ष धातु के बाद में दूसरी धातु है वद धातु। वद का मतलब होता है बोलना, सत्यम वद कहा जाता है, सत्य बोलो। अब देखो वद कहां से आया हुआ है, कौन किस जगह से आया, ये भी हम आपको बताएंगे। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन से आया है। अब लट लकार देखते हैं हम, वद का, वद का लट लकार, लट का वद, इसमें होगा वदती, वदतः, वदन्ति, वदसी, वदथः, वदथ, वदामि, अहम सत्यम वदामि आता है इस तरीके से। त्वम सत्यम वदसी, तुम सत्य बोलो, तो ये बोलते हो, तो ये वदसी आ जाता है। वदामि, वदावह, वदामह। तो इस तरीके से ये भी पूर्ण हुआ। वद धातु के बाद में इसका जो हमने लट लकार का रूप किया है, उसके बाद में हम देखेंगे कि लिट लकार का प्रयोग कैसे होगा। अब देखिए आप, वदिष्यति, वदिष्यतः, वदिष्यन्ति, फिर वदिष्यसि,
वदिष्यतः और वदिष्यत। अब आएगा वदिष्यामि, वदिष्यावः। अब है वदिष्यामः। तो ये हमने यहाँ पर दृढ़ लकार का रूप पढ़ा। अब है लंग लकार। तो लंग लकार का जो पैटर्न है ये इस तरीके से है, आपको पता ही है। आप ये पैटर्न ऐसे बनाना सीख लो तो आपके हलंत और विसर्ग की गलतियां नहीं होगी। अवदत, ये हलंत लग गया। अब देखो, अवदत, अवदताम, अवदन। अब है अवध, ह, विसर्ग हो गया। ये देखो हलंत, ये हलंत, ये हलंत, ये विसर्ग। अब आगे देखिए, इसमें क्या होगा, ताम, इसका ध्यान रखें, इसकी जगह क्या हो जाएगा, तम, अवदतम। फिर अवद, और इसका ये हलंत हटा दो और यहाँ लगा दो, अवदत। तो ये भी पूरा हुआ, विसर्ग लग गया और ये हलंत लग गया। अब देखिए, अवदम, ये हलंत लग गया यहाँ पर। अब आगे हलंत है नहीं। अवदाव, ये लट लकार से जुड़ा, विसर्ग हटाया और वदाव लिख दिया और अ लगा दिया। इसमें विसर्ग हटाकर यहाँ पर वदाम लिख दिया और आगे अ लगा दिया। क्या हो गया, अवदाम। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये 3 लकार जो हमने पढ़े हैं, इसके बाद हम इसका आगे 2 विधिलिंग और लोट। विधिलिंग आज्ञा के अर्थ में प्रयुक्त होता है, चाहिए जहां वाक्यों में आए, तुम्हें सत्य बोलना चाहिए, यदि इस तरीके से आ जाए तो फिर वहां पर वद धातु के साथ विधिलिंग लकार का प्रयोग ही होगा। अब आप आगे देखिए, ये वदेत, एक बार ये देख लीजिए, ये वदेत, वदेताम, वदेयुः। उसे सत्य बोलना चाहिए तो क्या आएगा, सह सत्यम वदेत, इस तरीके से आएगा। अब देखो, तुम्हें सत्य बोलना चाहिए तो क्या आएगा, त्वम सत्यम वदेहे, क्योंकि त्वम मध्यम पुरुष के कर्ता कौन कौन से है, त्वम, युवाम, यूयम, तो वही होगा वदेहे। अब क्या है, ताम को ध्यान रखना है, वदेतम। फिर इसका ये हलंत ध्यान में रखें और यहाँ आ जाएगा, इसको हटाकर वदेत। फिर आएगा वदेयम, फिर वदेव, फिर वदेम। हलंत का प्रयोग नहीं होगा, हलंत का यहाँ प्रयोग हुआ है तो यहाँ है, यहाँ है तो यहाँ है। अब इसमें ये पैटर्न चलेगा हलंत में। अब देखिए आप, वदतु, वदताम, वदंतु, फिर वद, फिर ताम की जगह तम, वदताम। फिर यहां पर ऊ की मात्रा हटा दो, क्या हो गया, वदत। फिर लट लकार के उत्तम पुरुष की नकल करो, वदानी, मी की जगह नी आ गया। वदावह था और यहाँ पर वदाव आएगा, विसर्ग हट जाएगा। वहां वदामह था और यहाँ वदाम आ जाएगा और विसर्ग नहीं लगेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से 2 धातुओं को 5 लकारों में पूर्ण कर लिया है। पहली रक्ष धातु और दूसरी रक्ष धातु, जिसका मतलब होता है रक्षा करना, और वद धातु, वद का मतलब होता है बोलना। अब हम इसमें आगे देखेंगे पच धातु। पच यानी पकाना। कोई खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, पकाते हैं, उसको हम पच, संस्कृत में पकाने को कहते हैं पच धातु के रूप में, इसको हमें देखेंगे। अब चलिए, पचती,
पचतः, पचन्ति, पचसि, पचत्थः, पचत, पचामि, पचावः, पचामः। तो इस तरीके से हो गया। अब दृढ़ लकार में अब ध्यान रखना है कि दृढ़ लकार में इसका रूप किस तरीके से चलता है। पक्ष्यति, पचिष्यति इसमें नहीं होगा। हर धातुओं का जो दृढ़ लकार है उसमें ही कई बदलाव होता है ज्यादातर। जैसे पश हमने पढ़ा था, पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति। लेकिन जैसे ही हम आए इसमें तो उसमें हमने क्या पढ़ लिया, बिल्कुल बताइए। द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति। तो इसमें हो गया पक्ष्यति, पक्ष्यतः, पक्ष्यन्ति। फिर आएगा पक्ष्यसि, पक्ष्यथः, पक्ष्यत। ये लट लकार की जैसे ही होता है, थोड़े बहुत बदलाव होते हैं विसर्ग से। विसर्ग बिल्कुल उसी तरीके से चलते हैं एल फॉर्मेट में। पक्ष्यामि, पक्ष्यावः, पक्ष्यामः। बहुत ही आसान रूप। अब आगे देखिए लंग लकार। इसमें अब सारे पच से ही चलेंगे। अपचत, अपचताम और अपचन। फिर अपच, अपचह और इसमें ताम की जगह त, अपचतम। और फिर इसमें से ये त हलंत हटा दो, अपचत। अब आएगा अपचम, अपचाव, अपचाम। अब आगे देखिए इसमें ये आया है, बिल्कुल। अब आगे देखिए पच धातु का विधिलिंग। पचेत, पचेताम, पचेयुः, पचेहि, पचेतम। फिर पचेत। फिर आएगा पचेयम, पचेव और पचेम। यहाँ हलंत लगेगा। यदि आप ये फॉर्मेट पहले बना देते हो तो आपके हलंत और विसर्ग की बिल्कुल भी गलती नहीं होगा। पचतु, पचताम, पचंतु, पच, पचतम, पचत, पचानी, पचाव, पचाम। ये भी बहुत ही व्यवस्थित और तरीके से है। तो ये हमने पच धातु को अभी पूर्ण कर लिया है। पच धातु के बाद में जो नेक्स्ट है वो पत धातु। पत यानी गिरना, अपने पद से गिरना, पथ से गिरना या किसी भौतिक आधार से गिरना, सब के लिए यही प्रयुक्त होता है। अब हम पत धातु के बारे में पढ़ेंगे। पत धातु पतति, पततः, पतन्ति, पतसि, पतथः, पतत, पतामि,
पतावह, पतामह। फिर आएगा पतिष्यति, पतिष्यति, पतिष्यतः, पतिष्यन्ति, पतिष्यसि, पतिष्यतः, पतिष्यत, पतिष्यामि, पतिष्यावः, पतिष्यामः। अब आगे देखिए लंग लकार। अपतत, अपतताम, अपतन, अपतः, अपततम, अपतत, अपतम, अपताव, अपताम। यहाँ पर हमने इस फॉर्मेट को फॉलो किया है। अब आगे देखिए, पतेत, पतेताम, पतेयुः, पतेः, पतेतम, पतेत, पतेयम, पतेव, पतेम। अब आगे देखिए, पततु, पतताम, पतंतु, पत, पततम, पतत, पतानी, पताव, पताम। ये हमने यहाँ पर पत धातु को पूरा पढ़ लिया है। इसमें भी यही फॉर्मेट है, हर जगह हमें यही ध्यान रखना है। जैसे यहाँ ताम है तो तम हो गया, यहाँ त हलंत है तो यहाँ त हट गया, फिर ये फॉलो ही करना है। और यहाँ पर दो जगह हलंत लगा है, सिर्फ दो जगह है। बाकी ये लट लकार से मिलता जुलता है। जैसे पतामी, पतावह, पतामह होता है, यहाँ पतानी, पताव, पताम है। पतती, पतता, पतंती होता है, यहाँ पततु, पतताम, पतंतु है। तो कुल मिलाकर ये हमें ध्यान रखना है। अब है नम धातु। नम धातु यानी नमस्कार करने को हम नमामि गंगे, एक योजना चलती है, तो गंगा के लिए नमस्कार है तो गंगे नमामि, नमामि धातु है वो कहाँ पर आती है, मैं गंगा को नमस्कार करता हूँ, ये इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर नमामि कहाँ पर आता है अभी हम देखते हैं। अब देखिए आप, नमति, नमतः, नमन्ति, नमसि, नमथः, नमत, नमामि, ये आ गया देखो नमामि, नमामि, नमाम वह, फिर आएगा नमामह, फिर है नृत लकार, नंस्यति। यहाँ पर ये खास ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रूप देखो यहाँ इस तरीके से चलेगा, नंस्यति, नंस्यतः, नमिष्यति, नमिष्यतः नहीं चलेगा, नंस्यन्ति, नंस्यसि, नंस्यतः। देखो बिंदी
न के ऊपर फिर आधा स, ये रूप चलेगा। नंस्यथः, नंस्यत, नंस्यामि, नंस्यावः, नंस्यामः। इस तरीके से चलेगा। लंग लकार कैसे चलेगा देखो। अनमत, अनमताम, अनमन, अनमः, अनमतम, अनमत, अनमम, अनमाव, अनमाम। ये इस तरीके से चलेगा। इसके बाद है विधिलिंग लकार। नमेत, नमेताम, नमेयुहु, नमेह, नमेतम, नमेत, नमेयम, नमेव और नमेम। अब है लोट लकार। नमतु, नमस्कार करो, तुम उसे नमस्कार करो। नमतु, वह नमस्कार करे। सह नमतु, वे दोनों नमस्कार करे। तौ नमताम, वे सब नमस्कार करे। आदेश दिया जा रहा है। ते नमन्तु, तुम नमस्कार करो। त्वम नम, तुम दोनों नमस्कार करो। यूयम, युवाम नमतम, तुम सब नमस्कार करो। यूयम नमत, मैं नमस्कार करूं। अहम नमानी, हम दोनों नमस्कार करें। आवाम नमाव, हम सब नमस्कार करें। वयम नमाम। तो इस तरीके से ये रूप चलते हैं। तो आगे मैं इस तरीके से अनुवाद को भी साथ में बोलते बोलते मौखिक रूप से आपको समझाऊंगा, तब कि आपको पता चले कि बिल्कुल ये धातु रूप कहाँ पर किस समय प्रयुक्त किए जाते हैं। तो यहाँ तक हमारा आज पूर्ण हुआ। पहली कक्षा में हमने जितने भी शब्द रूप थे, कल से हमारा वाक्य निर्माण क्रिया शुरू होगी, जिसमें आवश्यक ग्रामर होगी, व्याकरण होगी, उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। आज हमने संज्ञा के फल, पुस्तक, पुष्प, पत्र, भोजन, जल, इन सब का अध्ययन कर लिया। राज्य, सत्य, ग्रह, वन, इन सब का हमने यहाँ पर विस्तृत रूप से चर्चा की है हमने, कि किस तरीके से हम इनके शब्द रूप सातों विभक्तियों में चलते हैं। ये सुबंत शब्द थे और सर्वनाम भी सुबंत थे। युष्मत शब्द का हमने इसमें सातों विभक्तियों में किस तरह से रूप चलते हैं ये देखा। और अब जो तिगंत शब्द थे, धातु के पीछे प्रत्यय लगकर जो शब्द बने, पांचों ही लकारों में रक्षा कर, रक्ष धातु, वद धातु, पच धातु और नम धातु। इसमें हमने एक बात ये देखी कि पच धातु में जो लृट लकार है, लट लकार में तो पचती पचता चलता है और इसमें पक्ष्यति पक्ष्यतः लृट लकार में रूप चलते हैं। नम में नमति नमतः नमंती होता है, लेकिन लट लकार में, लेकिन लृट लकार में नंस्यति नंस्यतः नंस्यति नंस्यन्ति, ये इस तरीके से रूप चलते हैं। अव्यय आप देख लीजिए, आज को क्या कहेंगे? अद्य। अब को हम कहेंगे संप्रति, इदानीम, अधुना। ये तीन अर्थ निकलते हैं संस्कृत में। जब को हम कहेंगे यदा, तब को कहेंगे तदा, और
कब को कहेंगे कदा। इस तरीके से आज की हमारी क्लास समाप्त होती है और आप इसी तरीके से निरंतर जुड़े रहें और धैर्य के साथ आप सारी कक्षाओं को देखते रहें, बहुत सारे अभ्यास करते रहें। पीडीएफ हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डालते हैं और उस टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में डालते हैं। आप निरंतर लिखते लिखते अभ्यास कीजिए और ये जो रीड के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा आप सबके लिए। और जो 6ठी से लेकर 12वीं तक के बच्चे या ग्रेजुएशन के हैं और उनको संस्कृत को अभी से अपनों को ठीक करना है, उनके लिए भी ये कक्षा समान रूप से उपयोगी है। तो आप इन सब चीज़ों को निरंतर अभ्यास करते जाइए और इसी के साथ हम अपनी कक्षा को समाप्त करते हैं। आगे के लिए अगली इसका जो पार्ट है वो हम अगली कक्षा में हाजिर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।